ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को हम डिफाइन क्या किया था कि रेट वेयर एनपीवी इज 0। कल हमने कैलकुलेशन सीखी थी, इसको दोबारा करने की जरूरत तो नहीं है ना। नहीं सर, ठीक है। ओके। सिर्फ यहां पर आपसे खास चीज डिस्कस करनी है वो डिसीजन रूल। देखिए, आईआरआर का डिसीजन रूल बेस करता है आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न पर, कि आप कितना % एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस प्रोजेक्ट से रिटर्न होगा। देखो, हर बंदे की अपनी एक्सपेक्टेशन होती है। मसलन एक मार्केट में अपॉर्चुनिटी आती है और एक पर्सन अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए वो चेक करता है, वो रिजेक्ट कर देता है, दूसरा एक्सेप्ट कर लेता है। डिपेंड करता है ना कि इस पर्सन को कितना रिटर्न चाहिए। अगर उसके रिटर्न के मुताबिक मिल रहा है तो ठीक है। मसलन अगर इसको हम दो चीजें कंपेयर करनी है, एक आईआरआर है और एक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अगर आईआरआर एक्सपेक्टेड रेट से ज्यादा है तो आप एक्सेप्ट करोगे। क्यों? क्योंकि जब आईआरआर एक्सपेक्टेड रेट से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि इस रेट पर एनपीवी पॉजिटिव होगी। और अगर मैं आईआरआर लेस देन एक्सपेक्टेड रेट है तो फिर मुझे इसे रिजेक्ट करना पड़ेगा। देखो, मसलन मैं आपको थोड़ा सा परसेंटेज में समझाता हूं कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे 15% रिटर्न मिलना चाहिए और आप उस प्रोजेक्ट का आईआरआर निकालते हो तो वो 18% है, यानी ये क्या बता रहा है कि 18% के बाद एनपीवी नेगेटिव होगी। 18% पे 0 है, यानी 18 से कम परसेंटेज पे पॉजिटिव होगी। तो इसलिए अब चूंकि हमारा एक्सपेक्टेड 15 है तो ये 15 पे पॉजिटिव हो जाएगी। इसलिए जब आईआरआर इसे एक्सीड करेगा तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे और अगर ये कम होगा तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। ये सिंपल रूल है आईआरआर और एनपीवी का। अब आपके सिलेबस में है ही ये दो टॉपिक, लेकिन जितना मैंने करवाया है इसमें से इंशाल्लाह एक चीज भी नहीं आएगी पेपर में। अब पेपर में क्या होता है, अब मैं उसी की तरफ जा रहा हूं। एनपीवी और आईआरआर ही आना है, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन नहीं आना जिस तरह हम कर रहे हैं। हम क्या करते हैं कि हम कैश फ्लो लेते हैं और सॉल्व कर देते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, ये कैश फ्लो आया कहां से है? ये कैश फ्लो आपने खुद बनाना है एग्जाम में। ये आपको दिया नहीं होता इस तरह टेबल की फॉर्म में नहीं दिया होता। उसने डाटा दिया होता है, उस डाटा के मुताबिक हमें देखना होता है कि कैश फ्लो में क्या आना है और क्या चीज नहीं लेनी। ठीक है, तो जरा आइएगा इसकी तरफ, कैश फ्लोज। ऊपर बेशक हेडिंग दीजिएगा और एक एक चीज डिस्कस करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लोज। इसमें सबसे पहली चीज जो हमने डिस्कस करनी है वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो। कैश फ्लो में क्या क्या कवर होता है पहले मैं लिख लूं, फिर एक एक को डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट जो की है वो भी कैश है। नंबर 3, जो आपका रेजिडुअल वैल्यू होती है वो भी आपका कैश फ्लो है। नंबर 4, जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए आपको चाहिए होता है, वो भी आपका कैश फ्लो का पार्ट है। नंबर 5, जो टैक्स आप पे करते हो, टैक्सेशन पेमेंट जो आप करते हो प्रॉफिट पर, वो भी आपका कैश फ्लो है का हिस्सा है। और नंबर 6,
टैक्स शील्ड ऑन नॉन कैश एक्सपेंसेस, ये भी कैश फ्लो का हिस्सा है। मैंने बताया था कि एक एक चीज को अलग से डिस्कस करेंगे। अच्छा, जब हम कैश फ्लो बना रहे होते हैं तो इसमें मैक्सिमम चीजें 6 आती हैं और तकरीबन एग्जाम में एक क्वेश्चन में सारी शामिल होती है, तकरीबन एक आदि को छोड़ दे तो वो अलग बात है, इसलिए हर एक को सीखना जरूरी है। इसका पहले फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। जब इसका क्वेश्चन हम कैश फ्लो बनाते हैं तो फिर इस टेबल फॉर्म में नहीं बनाएंगे, ठीक है, बल्कि हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, रो कॉलम में, कॉलम रो में। लाइक हम इस तरह फॉर्मेट रखते हैं T0, T1, T2, T3, T4 and so on up to Tn। फिर एक एक चीज यहां पर लिखते जाते हैं। अब इसकी तरतीब क्या होती है ये बहुत जरूरी है। देखो, क्वेश्चन दो किस्म के पेपर में मिलेंगे, एक मिलेगा विद टैक्स, एक विदाउट टैक्स। जहां जिस क्वेश्चन में टैक्सेशन आ गई उसमें कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाती है, इवन आखिरी दो हिस्से शामिल हो जाएंगे, ठीक है। जहां टैक्सेशन आ जाए तो वहां तरतीब ये रखनी है आपने, पहले 1, 5 और 6 लेना है, यानी ऑपरेटिंग कैश फ्लो, टैक्स और टैक्स शीट, क्योंकि ये सारा आपको ऑपरेटिंग से ताल्लुक रखता है। इन्वेस्टमेंट पे टैक्स नहीं होता, रेजिडुअल वैल्यू पे टैक्स नहीं होता, वर्किंग कैपिटल पे टैक्स नहीं होता, इसलिए ये चीजें आप बाद में लोगे 2, 3 और 4। लेकिन अगर आपका विदाउट टैक्स दिया हुआ है फिर कोई मसला नहीं है, फिर जैसे मर्जी लिखो, यही 4 चीजें आनी है। विदाउट टैक्स में टैक्सेशन वाला कॉन्सेप्ट आएगा नहीं। तो सबसे पहले आइएगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेटिंग कैश फ्लो में क्या क्या शामिल है? सिंपल चीज, ऑपरेटिंग कैश फ्लो इंक्लूड्स सेल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो आइटम इनकम स्टेटमेंट में आती है लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक, ये बड़ा जोर से कह रहा हूं मैं आपको। यानी इसमें कई दफा क्वेश्चन में इंटरेस्ट भी दे देता है, इंटरेस्ट नहीं लेना आपने, क्योंकि इंटरेस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम कहते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस वगैरह सारे शामिल हैं, वो सारे यहां पर आएंगे, लेकिन कैश कॉन्टेक्स्ट में, अक्रूवल बेसिस पर नहीं। मिसाल के तौर पे अगर एक एक्सपेंस T1 का है लेकिन पे T2 में हो रहा है तो हम इसको T2 में ही लेंगे, हम T1 में नहीं लेंगे। जिस साल में जो सा एक्सपेंस पे हो रहा है, जो जिस साल में जितना रेवेन्यू कैश में कन्वर्ट हो रहा है, बस वो लोग। सिंपली आपने ये ध्यान रखना है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज द कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट्स रिलेटिंग टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश receipts and payments related to operations, या ऑपरेशनल एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग का लफ्ज इसलिए यूज नहीं किया कि वो कैश फ्लो की लैंग्वेज में चला जाता है। ठीक है जी। सेकंड आइएगा इन्वेस्टमेंट। ये अभी जरा इसको नोट्स बनाने इस तरह आपने, ताकि इसको इसमें जो जो अजम्पशंस हम लेते हैं नॉर्मली अगर ना दी हो। देखो इस क्वेश्चंस के अंदर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में विदाउट अजम्पशन क्वेश्चन नहीं होता। बहुत सी चीजें हैं जहां उसे कुछ मेंशन नहीं किया होगा, वहां कुछ ऐसी अजम्पशन है जो हर क्वेश्चन में हमें लेनी होती है। तो जहां जोन सी अजम्पशन लगनी है वो लोगे, या तो अजम्पशन की जरूरत नहीं है, ये तो सीधा कैश रिसीट और पेमेंट्स है। इसका मतलब एक चीज बड़ी क्लियर है, जितने नॉन कैश चीजें वो ले ही नहीं रहा मैंने।
यानी कोई बैड डेट्स नहीं आ रहे, कोई अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं आ रहे, किसी किस्म की कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, कोई अमोर्टाइजेशन नहीं है, कोई इम्पेयरमेंट लॉसेस नहीं है, सिर्फ कैश बेस, सिर्फ कैश। अगर आपको याद हो कैश फ्लो मेथड में आपने पढ़ा हुआ है डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लो, उसका जो पहला हिस्सा है ना ऑपरेटिंग वाला, ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं ऑपरेशंस तक, वो सारा यहां पे आ रहा है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट के लिए अजम्पशन हम पढ़ चुके हैं, इसमें अजम्पशन चाहिए होगी हमें। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ कि इन्वेस्टमेंट कब कर रहे हैं, फिर अजम्पशन लगानी है। मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन हम करेंगे पास पेपर का, आपकी बुक में भी है, वो लिखता है जी कि आपने मशीन खरीदी है अब 5 मिलियन की सपोज, और पूरा प्लांट खरीदा 5 मिलियन रुपीस का, और उस पर 1 साल लगा है आपको इंस्टॉलेशन करते हुए, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी 2 मिलियन। ठीक है, अब यकीनी बात है इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो तो आपके तब कंप्लीट होगी ना जब आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी। अब यहां इन्वेस्टमेंट टी नॉट में भी आ रही है और T1 में भी आ रही है, तो वहां अजम्पशन नहीं लगानी, अजम्पशन वहां लगानी है जहां इस चीज को मेंशन ना किया हो कि इन्वेस्टमेंट कब हो रही है। तो उसके लिए अजम्पशन हमने पढ़ी हुई है कि अगर ना दिया हो तो अजम्पशन ये है कि इन्वेस्टमेंट शैल बी assumed at T नॉट, कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट की है आपने वो T नॉट पे है, यानी T नॉट का मतलब एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। क्लियर हो गई ये भी बात। नंबर 3, रेजिडुअल वैल्यू। ये जो आपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट आमतौर पे किसी एसेट की फॉर्म में होती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी पास पेपर के क्वेश्चन की कि प्लांट आपने बाय किया, लेकिन ये बात है अगर वो 5 साल 6 साल लाइफ है उस प्रोजेक्ट की भी उस प्लांट की भी, तो 5-6 साल के बाद प्लांट को हमें डिस्पोज भी तो करना है ना, उस पर हमें सेल प्राइस मिलेगी, सेल प्रोसीड्स मिलेगी, वो दिस इज नॉन एज रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, और रेजिडुअल वैल्यू की अजम्पशन बड़ी अंडरस्टूड है। ये किस साल में हम अज्यूम करेंगे? जी बोलिए, किस साल में होनी चाहिए? लास्ट ईयर में। टी एंड लास्ट ईयर। देखो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल शुरू में, और जिस प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा तो हमें जितनी रेजिडुअल वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, वैसे इसके लिए तो अजम्पशन क्या, ये तो अंडरस्टूड है, इसमें अजम्पशन ना मिलो तो ये दिया भी होता है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। हाँ कुछ क्वेश्चन में रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, छोड़ दो बस, खत्म होगी कहानी। हाँ सबसे अहम चीज अब यहां से शुरू होनी है, वर्किंग कैपिटल। Working capital. Working capital is required by the businessman or company in order to operate the business. बिजनेस को चलाने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। जैसे करंट एसेट्स बनेंगे आपके, जब आप सेल करोगे तो रिसीवेबल भी क्रिएट होंगे, सेल करोगे तो इन्वेंट्री भी रखनी पड़ेगी, पेएबल भी क्रिएट होंगे, तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज का जो डिफरेंस क्रिएट होता है वही हमारा वर्किंग कैपिटल कहलाता है। ठीक है, जिसको नेट वर्किंग कैपिटल भी कहते हो। इसके लिए अजम्पशन अभी से लिख लो, ये बहुत जरूरी है। और मैंने पहले आपको बताया अजम्पशन वहां लगानी है जिस क्वेश्चन में उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ कि कब आपने इन्वेस्टमेंट की है इसमें। ठीक है, वर्किंग कैपिटल shall be required at start of project यानी T नॉट
and shall be released in full at end of project. TN, N का मतलब जो भी लास्ट ईयर होगा ना वो TN बन जाएगा। इसमें हमेशा जितनी इन्वेस्टमेंट की है, मिसाल के तौर पे वो कहता है जी कि इन एडिशन 1 मिलियन वर्किंग कैपिटल शैल बी रिक्वायर्ड, बस इतनी सी वर्डिंग है। 1 मिलियन वर्किंग कैपिटल जब मुझे चाहिए होगा तो 1 मिलियन में कहां से माइनस करूंगा? T0 से, ये माइनस कर दिया। लेकिन आगे ये लाजमन ज़हन में रखना है, ये हर क्वेश्चन में आपने करना है, लिखा हो या ना लिखा हो। शैल बी रिलीज्ड इन फुल एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी जब ये मसल TN पे पहुंचेंगे, आखिरी साल हो गए, सारा रिलीज हो जाएगा, यानी सारा वर्किंग कैपिटल आपको वापस मिल जाएगा। तो इसका अगर मैं इस पूरी रो को सम करूं तो ये हमेशा आंसर 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 1000 माइनस प्लस 1000 0 इज इक्वल टू 0, एक माइनस एक प्लस। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, जब ये 0 हो रहा है तो लेने की जरूरत नहीं। क्या है भाई? टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से ये 0 नहीं है, क्योंकि जिस वक्त मैं नीचे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगाऊंगा तो T0 का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 है और इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 से कम है, तो इसलिए इसका डिफरेंस क्रिएट होगा। तो ये वर्किंग कैपिटल की मैंने पहले ही आपके सामने अजम्पशन ली, एक ही अजम्पशन है। अब जरा इसमें कुछ वर्डिंग भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ, कि देखें वर्किंग कैपिटल के फर्दर वो क्या कहता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहते हैं जी वर्किंग कैपिटल ऑफ रुपीज 250,000 shall be required and expected to increase by 10% in first 3 years, फर्स्ट 2 years का, फर्स्ट 2 years। बस इतनी सी स्टेटमेंट इसने लिखी है और लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट आप ले लें 5 years। अब इसको कैसे शो करेंगे? सिर्फ इसमें एक चीज का इजाफा हो गया, और वो क्या है? अगर ये लाइन ना होती तो फिर तो वही मीनिंग था, वो है एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% इन फर्स्ट 2 years। पहले 2 सालों में वो 10% इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है? जैसे मैंने फॉर्मेट बताया, T0 से आप स्टार्ट करोगे, T1, अब मैं T5 तक लेके जाऊंगा क्योंकि 5 साल प्रोजेक्ट लाइफ है। अगर ये स्टेटमेंट ना होती इंक्रीज वाली, तो फिर तो हम क्या करते, जैसे मैंने पहले बताया था, हम T0 में 250,000 माइनस लिखते और T1 में 250,000 प्लस लिख देते, बस खत्म। लेकिन जहां ये वर्डिंग आ गई, थोड़ी सी चेंज आ जाएगी, यहां 250 में माइनस लिखता हूं, यानी मुझे स्टार्ट में जो वर्किंग कैपिटल चाहिए वो 250 ही है, लेकिन साथ में ये कह रहा हूं कि इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% फॉर द फर्स्ट 2 years, यानी इन फर्स्ट 2 year। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो वर्किंग कैपिटल एक्चुअल ये चाहिए 250, वो T1 में चाहिए था, लेकिन उसको एडवांस में लेना है आपने हमेशा। T2 में जो चाहिए वो 10% ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा 250 का? अगर 10% निकालें 25, ये 25 आ जाएगा। उसके बाद पहले 2 साल करना है, अगले साल मुझे वर्किंग कैपिटल फिर 10% चाहिए। अब 10% 250 का नहीं लूंगा, 275 का 10% लूंगा, विच इज 27.5।
और आखिरी साल ये सारा रिलीज हो जाएगा। अब रिलीज 250 नहीं होगा, बल्कि तीनों का सम होगा, जो कि बनेगा आपका 302.5। जैसे मैंने आपको लॉजिकली समझाई थी एक चीज कि आपका इस लाइन का जब भी सम करोगे दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो वर्किंग कैपिटल चाहे इंक्रीज हो डिक्रीज, हाँ अगर वो डिक्रीज कहता है तो प्लस में आ जाएगा, और अगर इंक्रीज कह रहा है, इंक्रीज का मतलब यह है कि मजीद इन्वेस्टमेंट हो रही है वर्किंग कैपिटल में, और डिक्रीज का मतलब यह है कि वर्किंग कैपिटल रिलीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैश, वो कैश में दोबारा कन्वर्ट हो रहा है। तो जैसे वर्डिंग होगी उसके मुताबिक हम चेंज कर देंगे। ठीक है, ये चार चीजें तो बड़ी छोटी सी थी। अब आ जाए इसकी तरफ, टैक्सेशन। बल्कि टैक्सेशन में भी जाने से पहले हम दो चीजें और ज़हन में रखेंगे। मुझे दो चीजें डिस्कस करनी है। नंबर वन, इन्फ्लेशन सेपरेटली डिस्कस करना है। इन्फ्लेशन का इफेक्ट यहां पर किसी जगह पर भी आ सकता है, ठीक है, तो इसलिए उसको भी डिस्कस करना जरूरी है। दूसरा, टैक्सेशन, जो कि अभी मैंने आपके साथ नंबर 5 और 6 की है, ये काफी डिटेल में इसको डिस्कस करना पड़ेगा। तो यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, मैं फिर आगे बढ़ूं इन्फ्लेशन की तरफ। हमें क्वेश्चन में इन्फ्लेशन दो किस्म की फेस करनी पड़ेगी। एक स्पेसिफिक इन्फ्लेशन और एक जनरल इन्फ्लेशन। व्हाट इज स्पेसिफिक इन्फ्लेशन? स्पेसिफिक इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन है जो स्पेसिफिकली किसी एक चीज पर अप्लाई होती है, वो तमाम चीजों पे अप्लाई नहीं होती, या डिफरेंट तरीके से अप्लाई है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी सेल्स प्राइस 4% इंक्रीज हो गई, मटेरियल कॉस्ट 3% इंक्रीज हुई। अब यहां अभी मैंने सिर्फ दो बोली हैं, अब इसका मतलब है कि ये दोनों परसेंटेज डिफर है, तो मैं कैश फ्लो पे, ये जो कैश फ्लो मैं कैलकुलेट करूंगा उसको एक दफा रेट नहीं लगा सकता, मुझे अलग अलग रेट लगाना पड़ेगा। उस इन्फ्लेशन को हम नाम देते हैं स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। ऐसी इन्फ्लेशन जो किसी स्पेसिफिक आइटम या आइटम्स से रिलेट करती हो। General inflation is the inflation which is applied to the whole cash, यानी जितना कैश जनरेट हो रहा है, चाहे वो सेल्स है चाहे वो मटेरियल है, ऑपरेटिंग की बात कर रहा हूं, उन तमाम आइटम्स पर आप इन्फ्लेशन को अप्लाई करोगे। अब बजाय एक एक आइटम के अप्लाई करूं, तो इसका एक आसान तरीका अभी हम डिस्कस करेंगे, उसको हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये दो किस्म की आएगी, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन और जनरल इन्फ्लेशन। इसको डील करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं रियल मेथड। अभी मैंने ये कहीं नहीं लिखा कि ये इससे रिलेट करता है, ये मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं, और इसको फिर मैं एरो से लिंक करके दिखाऊंगा। और नॉमिनल मेथड, रियल मेथड में, बल्कि इसको इस तरह कर लो, यहां नॉमिनल लेगा, एरो लगाने में आसानी हो जाएगी, और यहां पर रियल मेथड। नॉमिनल मेथड में हम क्या करते हैं, इन्फ्लेट कैश फ्लोज। हम जो इफेक्ट है ना इन्फ्लेशन का, वो कैश फ्लो में डाल देते हैं।
यानी ये जो क्वेश्चन में कैश फ्लो दिए होते हैं वो तो टी नॉट प्राइसेस पे होती है, ठीक है। हम कहते हैं जी सेल इतनी होगी इतनी होगी इतनी होगी, अब फ्यूचर में प्राइसेस भी तो बढ़ेंगी ना, तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, वो उसके अंदर उस कैश फ्लो में उसका इंपैक्ट इनकॉर्पोरेट करेंगे, इन्फ्लेट कैश फ्लो। नंबर 2, यूज नॉमिनल डिस्काउंट रेट। आमतौर पे जो डिस्काउंट रेट क्वेश्चन में गिवन होता है वो नॉमिनल रेट होता है। जो भी क्वेश्चन में रेट गिवन होता है उसको हम नॉमिनल डिस्काउंट रेट ही कहते हैं। रियल रेट में हम कहते हैं डू नॉट इन्फ्लेट कैश फ्लो। इसमें कैश फ्लो को इन्फ्लेट नहीं करना आपने, डू नॉट इन्फ्लेट कैश फ्लो, यानी कैश फ्लो जैसे दिया हुआ है एज इट इज रहने दें, बल्कि यहां यूज करें रियल डिस्काउंट रेट। ये अभी आपको सारी बात मेरी समझ आएगी। तो अब मैं एरो लगाने लगा हूं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिक इन्फ्लेशन दी हो, आपने सिर्फ नॉमिनल मेथड यूज करना है, और अगर किसी क्वेश्चन में जनरल इन्फ्लेशन दी हो तो चाहे आप नॉमिनल मेथड यूज करो या रियल मेथड यूज करो, आंसर दोनों में सेम आएगा। तो मैं जरा इसको खास तौर पे करके दिखाता हूं, क्योंकि देखिए स्पेसिफिक का तो क्लियर है ना, उसमें तो नॉमिनल यूज होना है, लेकिन मैं जनरल में कह रहा हूं चाहे नॉमिनल यूज करो या रियल यूज करो, उसमें कोई आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। तो क्यों ना पहले इस चीज को हम देख लें, और इससे हम जरा ये भी चीज सीख लेंगे कि ये मेथड किस तरह अप्लाई करना है। देखिए ये हमें कैश फ्लो दिए हुए हैं, वो कहता है जी इन्वेस्टमेंट जो है हमारी इन प्लांट वो 6 मिलियन रुपीस होगी। लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट जो है 4 इयर्स है, और रेजिडुअल वैल्यू जो है 1 मिलियन। बल्कि इसको भी अभी छोड़ दो, रेजिडुअल वैल्यू को भी छोड़ दो। अब कैश फ्लोज गिवन है ईयर 1 का 1 मिलियन, ईयर 2 2.5 मिलियन, ईयर 3 4 मिलियन, और ईयर 4 1.5 मिलियन। ये आपको कैश फ्लोज दिए होंगे, और आपको कहता है जी जनरल इन्फ्लेशन जो है वो 4% है, और डिस्काउंट रेट 12%। अच्छा, अब इसको दोनों मेथड में लगा रहा हूं। सबसे पहले आइएगा नॉमिनल मेथड। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं नॉमिनल मेथड से, नॉमिनल मेथड में पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी, इन्फ्लेट कैश फ्लो, यानी ये इन्फ्लेशन का इंपैक्ट जो है वो मैं कैश फ्लो में ले आऊं। ओके, यहां से हम ईयर्स ले लेते हैं। T0 4 साल का प्रोजेक्ट है, T1, T2, T3 एंड T4
अब मैं यहां कैश फ्लो लेकर आता हूं इन रुपीज थाउजेंड्स। इन्वेस्टमेंट मेरी 6 मिलियन है, यानी 6000 आ जाएगा माइनस में। पहले साल का कैश फ्लो 1 मिलियन है। अब मैंने 1 मिलियन नहीं लेना क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लेशन का इंपैक्ट भी डालना है। ये जितनी भी वैल्यूज दी होती है T0 ईयर की, आज की डेट से मैं कैलकुलेट करके बताता हूं। जब, और मैं खुद कह रहा हूं कि फ्यूचर में 4% इन्फ्लेशन होगी। इन्फ्लेशन शैल बी एप्लीकेबल ऑन ऑल ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। तो इसके अंदर जो मटेरियल है, प्राइस है, वो सब कुछ पर एक ही है। तो लिहाजा 1 मिलियन का 4% इंक्रीज कर दूंगा। कितना आ जाएगा 1 मिलियन का 4% इंक्रीज करके? कैलकुलेटर पास रखिएगा। क्या बात है, सोए हुए हो? जब कैलकुलेट हो जाए मुझे बता दीजिएगा, मैं भी रेस्ट कर। भाई कैलकुलेट करो, क्या हो गया आप लोगों को? 1400। 1400 कैसे आ गया? मैं 40% इंक्रीज करवा रहा हूं, 4% करवा रहा हूं। कैलकुलेटर है ही नहीं आप लोगों के पास, मुझे लग रहा है। सर मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है समीर सर 40,000 है जी। सर। 4% 40,000 आ रहा है 1 मिलियन का। जी 1 मिलियन का 40,000 आएगा, तो इंक्रीज करके कितना हो गया कैश फ्लो? 1040। सेकेंड ईयर का कैश फ्लो है 2.5 मिलियन। अब इसकी इन्फ्लेशन कैसे लगाएं? कितनी आएगी अमाउंट, कैलकुलेट करके बताओ। 2600। 26 2600। 2600 कैसे कैलकुलेट किया है? 2.5 मिलियन। आप जरा कैलकुलेशन देखो, T1 में आपने कैलकुलेट किया था 1 मिलियन का कैश फ्लो है इंटू 1.04 विच इज 1040 जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। T2 की जब कैलकुलेशन की है तो कैसे की है? 2500 इंटू 1.04। अगर इस तरह करोगे गलत होगा, रेज टू पावर 2 भी करो क्योंकि 2 साल की इन्फ्लेशन आनी है इस पे। 2704। 2704। इसी तरह T3 का कैश फ्लो निकालिएगा। T3 का कैश फ्लो है 4 मिलियन। 4000 इस पे इन्फ्लेशन लगाऊंगा 1.04 रेज टू पावर 3। 4499। सॉरी 4 4499। 4499। और T4 की इन्फ्लेशन देखिए 1500 इंटू 1.04 रेज टू पावर 4। 1755। ये कैश फ्लो। अब ये चीज आपने सीखनी है जब भी इन्फ्लेशन लगानी है, क्योंकि ये सारी प्राइसेस T0 की हैं। जब मैं दूसरे साल का कैश फ्लो ले रहा हूं तो इसका मतलब सिर्फ 4% इन्फ्लेशन नहीं, 4% पहले साल की इन्फ्लेशन और 4% दूसरे साल की इन्फ्लेशन। और ये भी याद रखिएगा 4% पहले साल की इन्फ्लेशन और 4% दूसरे साल की इन्फ्लेशन 8% नहीं बनता।
8 से ज्यादा बनता है, क्योंकि हर दफा जो 4% है वो पिछली वैल्यू पर है, ठीक है। तो लिहाजा ये कैश फ्लोज यहां ले आओ, 2704, डबल 499 एंड 1733 1755 है सर। 55, चले यहां मैं ठीक कर दिया। अब देखो इसके मुताबिक, नॉमिनल मेथड के मुताबिक पहला हिस्सा मैंने कर दिया इन्फ्लेट कैश फ्लो। दूसरा, अब मैंने जब डिस्काउंटिंग करनी है तो डिस्काउंट के लिए नॉमिनल डिस्काउंट रेट यूज करना है। जब क्वेश्चन में डिस्काउंट रेट दिया हो और कुछ भी मेंशन ना हो, ये जनरल है, नॉमिनल है या रियल है, तो ये नॉमिनल ट्रीट करना है। इसको मनी डिस्काउंट रेट भी कहते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि नॉमिनल के साथ साथ ये बाजू का मनी रेट भी दे देता है, एक ही बात है। तो डिस्काउंट रेट आप लीजिएगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लेते हैं एट 12%। तो कैलकुलेटर में बताइएगा T1 का फैक्टर क्या आएगा, पॉइंट जी 0.892 893 या 2, 3 कर लें। 3 कर। नेक्स्ट, Seven nine seven. 97, Yes, sir. 7117, 712 कर दें सर, एंड में 7 है। 6355, ठीक है जी। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ गया। पहला को आएगा 6000, सेकंड 1040 को 0.893 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 928.72. 9 to 9, 2704 in 2.797, 2155. 66. Next, थ्री टू जीरो थ्री, next, 1116. जी 1116. मुझे नहीं आवाज समझ आ रही। 1116, अब इसको प्लस कर लो, दिस इज एनपीवी। वन फोर 14.18, ठीक है, ये एनपीवी आ गई 4 है सर एंड में, 1414। 14। ठीक है, ये नॉमिनल मेथड से आई है। अब इसी से आगे मैं रियल मेथड में आता हूं। रियल मेथड में हमें वो कहता है डू नॉट इन्फ्लेट कैश फ्लो। मैंने कैश फ्लो को इन्फ्लेट नहीं करना, यानी जैसा कैश फ्लो क्वेश्चन में दिया है सेम उसी तरह लिख लेता हूं, यानी T0, T1, T2, T3 एंड T4, और कैश फ्लोज जो मुझे गिवन है इन 1000 रुपीज, T0 में 6000, अब T1 में 1000,
2500, 4000 एंड 1500। देखो दोनों में एक डिफरेंस नजर आ गया। यहां हमने कैश फ्लो को इन्फ्लेट किया था, यहां कैश फ्लो को इन्फ्लेट नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर हम यूज करेंगे रियल डिस्काउंट रेट। ये जो डिस्काउंट रेट है 12%, ये आपका नॉमिनल रेट है। इसको रियल रेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये फार्मूला यूज करना है रियल रेट के लिए। 1 प्लस नॉमिनल रेट डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट, ये जनरल इन्फ्लेशन, -1 इंटू 100, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करें तो नॉमिनल रेट है हमारे पास 12%, 1.12 डिवाइडेड बाय इन्फ्लेशन रेट 4%, 1.04 -1 इंटू 100, तो कितने परसेंट आया? 76.9. 76.9, 7.69. 7.69. 69. 7.69। अब मैं यहां पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लूंगा एट 7.69% से। अच्छा, अब कैलकुलेटर पे सॉल्व करने का फायदा ये भी है कि कैलकुलेटर पे 7.69 निकल आएगा। जो टेबल मेथड है उसमें 12% तो मिल जाएगा, 7.69 नहीं मिलेगा, या 7 मिलेगा या 8 मिलेगा। इसलिए जैसे मैंने मेथड बताया था उसी तरह कीजिएगा। पहली कैलकुलेशन कैसे करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 1.0769, 0769 कितना आया? 9285. 925। इसको दोबारा 9 डिवाइड to करो। 8 है सर, एंड में 8 है। अब इसको दोबारा डिवाइड करो 1.0769, 862. और इक्वल दबाते जाओ, वैल्यू आती जाएगी। 800. 703 कर दें सर। 743। 43. अब इसको मल्टीप्लाई करो और डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालो। पहला तो 6000, इवन सेकंड पे निकल आया 1000 इंटू 9.928, 928 आ जाएगा। अगला कैलकुलेट कीजिएगा 2500 इंटू 8.862, 2155. 2155। ये फैक्टर ठीक नहीं निकला हुआ, चले नहीं। 4000 इंटू 0.8, 1500 इंटू 0.743, 114.5. 11 114.5. अब इसको प्लस कर, One 1397.5. 1398, ठीक है। 7.5. अच्छा, अब इसके आंसर और इसके आंसर में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, और वो डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ राउंडिंग की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे जो रेट है ना वो हमने राउंड किया होता है, और उस रेट की वजह से ये फैक्टर्स पे राउंडिंग आ रही होती है, ठीक है। लेकिन चाहे इस मेथड से करें, इससे करें, अप्रोक्सीमेटली आंसर में कोई डिफरेंस
नहीं आता। ये इन्फ्लेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा अब आइएगा, इतने लंबे चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन में आपके लिए एक ही ऑप्शन बचेगी, नॉमिनल। उसकी रीजन बता देता हूं। एग्जामिनेशन में एक तो यह है कि वो दोनों मेथड कॉम्बिनेशन में देता है, यानी मेन वो जनरल इन्फ्लेशन भी दे रहा है और स्पेसिफिक भी दे रहा है। अब देखो स्पेसिफिक के लिए हम रिकमेंड क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल मेथड, और जनरल के लिए दोनों। जब अब ऑब्वियसली जब दोनों इन्फ्लेशन दे देगा तो मैं इस मेथड को तो यूज कर ही नहीं सकता, तो मुझे मूव किसकी तरफ करना है, नॉमिनल मेथड की तरफ। ठीक है, तो एग्जाम में ये याद रखना है कि एक इन्फ्लेशन नहीं देगा, वो दोनों इन्फ्लेशन देगा, वो जनरल इन्फ्लेशन भी देगा और स्पेसिफिक इन्फ्लेशन भी देगा। और वैसे भी याद रखना है रियल मेथड वहां यूज हो ही नहीं सकता जहां एक आइटम ऐसी आ जाए जिस पे इन्फ्लेशन अप्लाई नहीं हो रही। इस क्वेश्चन में आपको याद है, मैं क्वेश्चन लिखते हुए रेसिडुअल वैल्यू अरेज कर दी थी। अगर मैं यहां रेसिडुअल वैल्यू लिख दूं, रियल मेथड यूज ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो आपने रेसिडुअल वैल्यू ली है उसके अंदर इन्फ्लेशन अप्लाई होनी नहीं है। वो तो जो जनरल इन्फ्लेशन है दैट शैल बी अप्लाइड ओनली टू ऑपरेटिंग कैश फ्लोज। सिर्फ ऑपरेटिंग कैश फ्लो को ये होगी, नॉन ऑपरेटिंग को ये नहीं होगी। ठीक है, तो अब रह गया सिर्फ टैक्सेशन, वो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम करेंगे। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछिए।